नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से, जहां आईटी की छापेमारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी। 19 ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की। 2 ठेकेदार समूहों के 19 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी गई। जयपुर, जोधपुर में छापे की कार्रवाई की गई। जयपुर में 1 और जोधपुर में 18 ठिकानों पर यह कार्रवाई एक साथ की गई। करोड़ों रुपए की आयकर चोरी उजागर हो सकती है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर जयपुर से 19 ठिकानों पर एक साथ आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी, आईटी विभाग की छापेमारी। 2 ठेकेदार समूहों के 19 ठिकानों पर यह रेड मारी गई। आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। जयपुर और जोधपुर में छापे की बड़ी कार्रवाई। बताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है करोड़ों रुपए की आयकर चोरी इस कार्रवाई में उजागर हो सकती है। जयपुर में एक जगह पर ही छापेमार कार्रवाई की गई है, तो जोधपुर में 18 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, कौन है ये ठेकेदार समूह जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है? किस तरह कार्रवाई की गई, क्या सूचना मिली थी, क्या जानकारी राकेश पूरी? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन में जो इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इस फर्म के द्वारा कारोबार करने का मामला सामने आया है। जबकि जो रिटर्न है उसमें इन्होंने उतनी आय नहीं दिखाई है। जिस तरह का निवेश इन्होंने किया है दूसरे कारोबारों में, उसके बाद आयकर विभाग की टीमों ने दबिश दी है। चूंकि जो फर्म है उसके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आए हैं, तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और इसमें बड़ी इनकम टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। जोधपुर बेस्ड ये फर्म है, जयपुर में इसका एक ठिकाना है, बाकी 18 ठिकानों पर जोधपुर में ये कार्रवाई चल रही है। एक ही फर्म के 19 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है राकेश? ये 2 फर्में हैं और दोनों की तार आपस में जुड़े हुए हैं। और चूंकि जो इनका लेन देन का मामला है, जो निवेश का मामला है, और जो जिस तरीके से इन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, उतनी इनकम इन्होंने अपने रिटर्न में या सरकारी एजेंसियों को नहीं दी। तो इस मामले में अभी जांच चल रही है। और क्या संभावना जताई जा रही है, कितनी इनकम टैक्स चोरी उजागर हो सकती है? नाम अगर आप बता सके इन फर्म्स के। बिल्कुल सुमित, देखिए अभी चूंकि नाम गोपनीय रखे जा रहे हैं, लेकिन दोनों फर्में हैं जो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की रेड है। इन्वेस्टिगेशन रेड तभी डालती है जब मामला बहुत बड़ा हो। सर्वे होते हैं अगर छोटे मामलों में, लेकिन बड़े मामलों में जब बड़ी आयकर चोरी होती है तो आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन रेड डालती है। तो निश्चित तौर पर इसमें बड़े लेवल पर आयकर चोरी का खुलासा हो सकता है। क्योंकि प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रारंभिक जांच, उसमें बड़े पैमाने पर इनके निवेश के दस्तावेज मिले हैं, इनके द्वारा घोषित आय के दस्तावेज मिले हैं। तो अभी जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं कि इनके पास से जो पैसा आया कहां से आया, किस तरीके से आया। तो ये तमाम चीजों के सबूत अभी एकत्रित किए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल राकेश, आप बता रहे हैं कि करोड़ों की आयकर चोरी इसमें उजागर हो सकती है, तो अभी ये जांच अभी और लंबी चल सकती है? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई लंबी चल सकती है। कितनी देर तक और ये कार्रवाई चलेगी? कुछ खबर मिल रही है? आज टीमें पहुंची हैं और ये टीमें लगभग 2 से 3 दिन तक इन जो कारोबारियों के ठिकानों पर रहेंगी, ठेकेदारों के ठिकानों पर रहेंगी। इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके ठिकानों पर भी दबिश दी जा सकती है। जिस तरीके से निवेश के दस्तावेज और इनकी जो संपर्क मिलेंगे, उस आधार पर भी ये कार्रवाई और आगे बढ़ सकती है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो 19 ठिकानों पर आयकर की, इनकम टैक्स की छापेमारी, करोड़ों रुपए की आयकर चोरी उजागर होने की संभावना। जयपुर और जोधपुर में ये कार्रवाई की जा रही है। और कोटा छात्रा मौत मामले में 8 दिन बाद कामयाबी मिली है पुलिस को। कोटा में गिरफ्त में आरोपी आ गया है। शिक्षक गौरव जैन गिरफ्त में आ गया है। गौरव जैन पर नाबालिग लड़की की हत्या का आरोप है। 14 फरवरी को नाबालिग लड़की की हत्या हुई थी गुरुग्राम में। आरोपी गौरव जैन को गिरफ्तार किया गया है। आज आरोपी शिक्षक को पुलिस की टीम कोटा लेकर आएगी। 15 साल की नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी शिक्षक गौरव जैन को हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़कर कोटा पुलिस ला रही है। गौरव जैन पर आरोप है कि 15 साल की लड़की की 14 फरवरी को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने ट्यूशन पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ था और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी।
बड़ी खबर है जिसका इंतजार किया जा रहा था। और इस आरोपी की तस्वीर देखिए। ये इस आरोपी पर कई व्यापारिक संगठनों ने इनाम भी घोषित कर दिया था अपनी तरफ से। इसे पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा। किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख। और आज कल देर रात इसकी गिरफ्तारी की गई। ये तस्वीर देखिए। आरोपी गौरव जैन ये भेष बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। इसने सिर मंडवा लिया था अपना। सूचना मिली गौरव जैन की गिरफ्तारी की। बहुत ही हर्ष की बात है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे आईजी साहब का, एसपी साहब केसर सिंह शेखावत जी का, एवं समस्त पुलिस स्टाफ और प्रशासन का। मैं कोटा के नागरिकों, व्यापारियों सबकी ओर से आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने दिन रात एक करके अपना खाना पीना सोना सब छोड़ के इसमें लगे रहे और आज उन्हें सफलता मिली है। हम सब उनके आभारी हैं। उनकी ये लगन और मेहनत से ही ये उलझी हुई गुत्थी सुलझ पाई है। जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस टीमें गौरव जैन की तलाश में जुटी हुई थी। हमने ऐसा कोई संभावना नहीं छोड़ी जहां पे उसके होने की मौजूदगी हो और पुलिस ने प्रयास नहीं किया हो। एक तरफ तो हम उसके रिश्तेदारियों को खंगाल रहे थे, उसके 1 साल के कॉल डिटेल्स को लेकर के एक एक व्यक्ति से जिससे भी उसका संपर्क रहा उसको फिजिकली टच कर रहे थे या उसे संपर्क कर रहे थे। ये संभावना थी कि जैन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्थावान था, इसलिए हो सकता है किसी जैन तीर्थ स्थल पर चला जाए, वहाँ भी हमारी निगाहें थी। लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं किसी से कोई संपर्क नहीं किया, अपना मोबाइल भी उसने कहीं डाल दिया होगा। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा पेचीदा मामला था। दूसरी तरफ कैंडल मार्च, धरने प्रदर्शन, तो ऐसे में पुलिस पर काफ़ी दबाव भी था, चारों तरफ से जनाक्रोश की स्थिति थी। इन सब के बावजूद पुलिस ने अपना काम जारी रखा और अंततः उसको गुड़गांव से दबोच लिया गया। सर, जो आरोपी जैन है उसने अपने हुलिये में भी बदलाव किया था और अपने सर के बाल जो हैं वो भी मुंडवा लिए थे। पुलिस से बचने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसके बाद भी धरा गया। उसने पुलिस से बचने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते थे वो सारे अपनाए, लेकिन इसके बावजूद भी अंततः वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया। पुलिस के प्रयास है वो सफल साबित हुए। पुलिस की जो कमिटमेंट था उस मुलजिम को पकड़ने के प्रति, वो उसमें पुलिस खरी उतरी है और मैं पूरी पुलिस टीम को बधाई देता हूं आपके माध्यम से। सर, कब तक आरोपी को कोटा लेकर आने का है? कब तक कोटा पहुंचेगी टीम लेकर उसको? अभी टीम रास्ते में है, 3-4 घंटे में वो कोटा में आ जाएंगे। सर, जो आरोपी है उसने जो गाड़ी है अपनी वो ऐसी जगह पार्क की थी कि ऐसा बाद में शक चला जाए कि वो सुसाइड कर सकता है या कुछ, इसको लेकर भी कुछ चीज़ें सामने आई? जिस तरह से उसने पुलिस को गच्चा देने की कोशिश की थी, हमने भी उसको ये भनक नहीं लगने दी कि हमारी टीम में कहाँ कहाँ पर है और हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और इसी के कारण वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अपने आप में ये एक सवाल बनता है कि एक मामूली सा टीचर था, इसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये पुलिस को 7 दिन तक गच्चा देने में कामयाब हो गया। वो बीटेक किया हुआ था, उसके बाद एमटेक कर रहा था, इसलिए कोई साधारण व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। दूसरा, जो प्रारंभिक पूछताछ से जो तथ्य सामने आए हैं उससे एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति होना प्रतीत होता है। अभी वो रास्ते में है, जब आएगा उसके बाद गहनता से अनुसंधान होगा तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी जिसके कारण उसने इस अपराध को। सर, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि उसने जो कहाँ कहाँ छुपा, किस किस तरीके से वो वहाँ गया, वहाँ तक पहुँचा है, गुरुग्राम तक कहाँ कहाँ छुपा है, इस बीच में कहाँ कहाँ शरण लिया उसने, ये भी उसके आने के बाद पूछताछ में क्लियर हो पाएगा। अभी रास्ते में आने के बाद गहनता से अनुसंधान पर सारे चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो ये जानकारी मिली है कि वो हरिद्वार, देहरादून, गोरखपुर ऐसे इधर उधर घूमता रहा, किसी से संपर्क स्थापित नहीं किया। पहली बार वो अपनी बहन के घर के आसपास मंडराया और वहाँ पहले से साई की तरह पुलिस टीम थी और उनके गिरफ्त में आ गया। आठ दिन बाद कामयाबी मिली है। 4,31,000 का इस पर इनाम था। कोटा छात्रा मौत मामले में टीचर गौरव जैन की गिरफ्तारी हो गई है और कुछ ही देर बाद उसे गुरुग्राम से कोटा के लिए लेकर निकल चुकी है पुलिस। कुछ ही देर बाद कोटा पहुंचेगी। इसे लेकर आरोपी को योगेश त्यागी मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
योगेश, कितना वक्त और जब इस आरोपी को लेकर पहुंच जाएगी टीम? देखिए, जो ये आरोपी है, नाबालिग छात्रा की हत्या का आरोपी जो गौरव जैन है, उसे गुरुग्राम से देर रात गिरफ्तार किया था और कोटा पुलिस जो है उसे वहां से लेकर के रवाना हो गई है। हमारी इस पूरे मामले में एसपी केसर सिंह शेखावत से बात हुई। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पुलिस टीम है उसे तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच कोटा लेकर के पहुंचेगी। उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही पूरी जो जानकारी है वो जुटा करके मीडिया के साथ साझा की जाएगी कि आखिर ये आरोपी जो है वो कोटा से फरार किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ इससे शरण ली, किस तरीके से ये अभी तक बचता रहा। जिसके बाद ये अपनी बहन के यहाँ गया। बहन के यहाँ जाते, क्योंकि वहां पर पुलिस पहले से ही तैनात थी, पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई थी। जैसे ही ये गुड़गांव पहुंचा अपनी बहन के यहाँ पर, वैसे ही पुलिस ने इसे धर लिया और अभी जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इसे कोटा लेकर के आ रही है। अच्छा, एक चीज बताइए योगेश, ये तस्वीर आपने जो भेजी है ये इसकी गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है इस आरोपी की? जी बिल्कुल, ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं। और इसमें ये पता लग रहा है योगेश कि ये भेष बदल कर रह रहा था। इसने, आपने भी बात की थी, आपने भी सवाल पूछा था एसपी साहब से कि सर मुंडवा कर अपना चेहरा बदल कर ये वहां पर पुलिस वालों को, लोगों को गच्चा दे रहा था ताकि पहचान ना हो पाए इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस बात में हम बताना चाहेंगे कि जो ये आरोपी है, ये जो इसने पूरा हत्याकांड किया है, अगर अभी की बात करें तो एसपी शेखावत से साफ तौर पर ये बात कही गई है कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। क्योंकि जब ये पाटन के पास अपनी स्कूटी छोड़कर निकला तो पहले जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद इसने कपड़े चेंज किए और ये बस से रवाना हुआ है। जानकारी के लिए वहीं बूंदी एलडीसी सुसाइड केस में बड़ी खबर है। लोकेश मीणा सुसाइड केस में एक और गिरफ्तारी है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है इस पर। सुसाइड मामले में अब तक 9 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कई और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। रीट परीक्षा रद्द होने के बाद लोकेश ने अपनी जान दे दी थी। बूंदी के हिंडोली में एलडीसी लोकेश मीणा सुसाइड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ लिया है। सुसाइड नोट और एफआईआर में दर्ज लोगों में इससे पहले 8 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही और लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लोकेश नोट में कई लोगों के नाम और नंबर दर्ज थे। बताया जा रहा है कि लोकेश मीणा ने अपने कुछ परिचितों और जानकारों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए लेकर कुछ लोगों को दिए थे, लेकिन उन लोगों ने पैसे वापस लेने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो लोकेश ने आत्महत्या कर ली। और एक और बड़ी खबर, रीट लेवल 2 परीक्षा को बहाल करने की मांग। आज हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सुनवाई होगी। रविंद्र कुमार और अन्य की याचिकाओं पर यह सुनवाई होनी है। याचिकाओं में कहा गया कि एसओजी ने लीक पेपर की पहुंच केवल 300 लोगों तक मानी है, लेकिन सरकार ने पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो रीट लेवल 2 परीक्षा बहाल करने को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। मांग बहाल करने की जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत सुनवाई करेगी। रविंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर यह सुनवाई होगी। कहा गया है याचिका में कि 300 लोगों तक एसओजी ने परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि 300 लोगों तक ही पहुंच मानी है एसओजी ने इस पेपर लीक की। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। The House of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की।
कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर रफ्तार के कहर की 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर पोखरण की है, जहां कार पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर भरतपुर के कामा की है, जहां देर रात बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 18 से ज्यादा मुसाफिर घायल हो गए। चौथी तस्वीर बाना की है, जहां बेकाबू ट्रक मंदिर के चबूतरे से टकरा गया। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पोखरण के बाद सबसे पहले पोखरण में सड़क हादसा, बेकाबू होकर यहां एक गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में गाड़ी में सवार एक महिला समेत 2 पुरुषों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा लाठी इलाके में हुआ। गाय को बचाने की कोशिश में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, वहीं 4 लोग गंभीर घायल। घायलों को राहगीरों की मदद से निजी वाहन से पोखरण चिकित्सालय भेजा गया। जानकारी के मुताबिक मोहनगढ़ गांव के सुथार समाज के सभी घायल और मृतक बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद लाठी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त हुए वाहन को अपने कब्जे में लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। मोहनगढ़ से अपने रिश्तेदारों में असलाई जा रही थी। इतलाई के पास अचानक गाय आ जाने से ब्रेक करने से गाड़ी ने पलटी खा ली, जिसमें 3 ऑन स्पॉट खत्म हो गए और 5 लोग घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल लेके आए। बाड़मेर जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर कुशल वाटिका के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना कुशल वाटिका के पास ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा डंपर के नीचे दबने से मोटरसाइकिल की टंकी फटने से आग लग गई और आग लगने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही समय में आग ने भयानक रूप ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं नेशनल हाईवे 68 पर दोनों और वाहनों की लंबा जाम लग गया। वहीं पुलिस ने डंपर को सड़क से हटाकर जाम को खुलवाया और शवों को मोर्चरी में रखने के लिए भिजवाया गया। हाँ, एक सड़क एक्सीडेंट का मामला है, जिसमें एक ट्रक टर्बो है जो बाड़मेर से धोरीमना की तरफ जा रही थी और सामने से मोटरसाइकिल आ रही थी। मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार थे और एक्सीडेंटल मामला है और उससे फिर मोटरसाइकिल में आग लग गई थी। शायद उसकी टंकी में आग लगने से आग लगी है, तो उसमें एक आदमी झुलसने से मर गया और दूसरा एक्सीडेंट से, तो 2 एक्सपायर हुए। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात अनियंत्रित एक बेकाबू ट्रेलर हाईवे से नीचे उतरकर गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई, लेकिन गनीमत यह रही कि चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की जानकारी मिलते ही देवगढ़ से दमकल कर्मियों को बुलाया गया, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर के कामा में देर रात करीब 10 बजे दिल्ली रोड पर गांव उदाका के पास बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस में सवार यात्रियों में से करीब 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को एम्बुलेंस की सहायता से कामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर घायलों को गोवर्धन के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक और बस दोनों ही चकनाचूर हो गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बस में सवार होकर कुछ यात्री नंद गांव से दर्शन कर कामा होते हुए गोवर्धन जा रहे थे। तभी उदाका गांव के पास सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था। कामा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर भरतपुर से 2 बसों में यहां भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। इस हादसे में घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। खेडली मोड़ पर यह हादसा हुआ। बड़ी खबर भरतपुर से, सड़क हादसा, 2 बसों में भिड़ंत, 10 से ज्यादा यात्री घायल। घायलों को सरकारी अस्पताल में करवाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। खेडली मोड़ पर यह हादसा हुआ।
वहीं बारां जिले के बारां मांगरोल सड़क मार्ग पर बोहत गांव में अनियंत्रित ट्रक मंदिर के चबूतरे से जा टकराया। टक्कर से लालबाई माताजी का चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक चालक के अनुसार देर रात अचानक गली से एक ट्रैक्टर ट्रॉली निकलकर सामने आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रक चबूतरे से टकरा गया। ट्रक बारां मंडी से सरसों भरकर टोंक जा रहा था। हादसे में ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पाली में बैंक से कर्ज लेकर चल बसे पति और ससुर के बाद अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटियों और एक बेटे के साथ बैंक से अपनी जमीन बचाने के लिए जिला कलेक्टर की चौखट पर गुहार लगाने को मजबूर है। दरअसल बैंक ने कर्ज की भरपाई के लिए कुर्की के आदेश दिए हैं। ऐसे में इस परिवार को भरण पोषण के साथ अब जमीन बचाने की चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि पाली तहसील के गिरवर गांव की रहने वाली पुष्पा देवी के ससुर कानाराम ने 1998 में एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के गुंदोज शाखा से कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए। कुछ वक्त पहले पुष्पा देवी के ससुर और पति की मौत हो गई। ऐसे में इस परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। इसी वजह से पुष्पा देवी अपनी 6 संतानों के साथ जमीन और घर बचाने के लिए कलेक्टर के दर पर गुहार लगाने पहुंची। पाली से सहयोगी श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्याम, अब ये महिला अपने बच्चों के साथ पहुंची है और मांग इतनी कि कर्ज जो इसके सर पर है उसको हटाया जाए, उससे किसी तरह से राहत मिल जाए। क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला? इसे मुलाकात हुई कलेक्टर साहब से? जी बिल्कुल, ये पाली जिले के पाली उपखंड के गिरवर गांव का मामला है, जहां पर एक वर्ग ने 1998 में एक ट्रैक्टर पर लोन लिया था और उसने कुछ समय किस्तें भरी थी। किस्तें भरने के बाद उसकी सूखा व अकाल पड़ने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसके साथ ही उसके पुत्र की भी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से वो किस्तें नहीं भर पाया और 2002 में उसका ट्रैक्टर नीलाम करके उसके कुर्क भी नीलाम कर दिया गया था। उसके बावजूद भी अभी बैंक द्वारा 5 लाख रुपए का निकाला गया, जिसको लेकर वर्ग की पत्नी और 5 बेटियां और एक पुत्र कल कलेक्टर के पास पेश हुए थे और कलेक्टर ने इनको आश्वस्त किया है कि इनके पास न्याय दिलाया जाएगा और उनके जो किस्त बकाया है बैंक मैनेजर को बुलाकर उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। कलेक्टर से मुलाकात हुई है इनकी। मेरे सहयोगी श्याम बता रहे थे, उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि बैंक मैनेजर से मीटिंग रखी जाएगी, बुलाया जाएगा बैंक मैनेजर को और जितनी कोशिश हो सकेगी इनको राहत दी जाएगी। बता दें आपको, कर्ज लिया था इन्होंने और 5 लाख के कर्जा के लिए अब इनके कुर्की के आदेश, इनकी जमीन की कुर्की के आदेश बैंक ने दिए, जिसके बाद ये परिवार अब कलेक्टर के सामने गुहार लगाने के लिए पहुंचा है। पाली का ये पूरा मामला है। बैंक से कर्जा लेकर इस महिला के पति की मौत हो गई, इसके बाद ससुर की मौत हुई और अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटियों और एक बेटे के साथ अपनी ज़मीन बचाने के लिए ज़िला कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि बैंक ने कर्ज की भरपाई के लिए कुर्की के आदेश दे दिए हैं। अब इस परिवार को चिंता है, इस महिला को चिंता है, अपने परिवार की महिला को चिंता है कि इसके सर से छत ना छिन जाए। महिला को चिंता है अपने परिवार की भरण पोषण की और इसलिए कलेक्टर के सामने गुहार लगाई है इन्होंने कि इनको किसी तरह से कोई राहत मिल पाए। पुष्पा देवी नाम है इनका। इनके ससुर कानाराम ने 1998 में एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के गुंदोज शाखा से कर्ज लिया था। 1998 का ये मामला है, जिसे वो चुका नहीं पाए और पुष्पा देवी के ससुर और पति की कुछ वक्त पहले मौत हो गई थी। अब इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है और इसीलिए ये महिला पुष्पा देवी ये गुहार लगाने कलेक्टर के पास पहुंची है। हम गिरवर गांव से, मेरा नाम संगीता है। हम कलेक्टर साहब से मिलने आए। हमारे कोई ट्रैक्टर के बारे में घटना हुई थी, इसलिए हमारे ट्रैक्टर
कब ले गए वो मुझे पता नहीं। तो हमारे दादाजी भी चले गए, पापा जी भी चले गए और हमारे से पैसे मांग रहे सरकार। बैंक वाले बोले 5 लाख दो, हम कहाँ से दें? हम छोटे छोटे भाई बहन हैं, एक भाई और 5 बहना है। मम्मी कमाती है, हमारे पढ़ाते लिखाती है, फिर क्या करेंगे? वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नाथ द्वारा नगर पालिका